अब आपको सीधा हरियाणा विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर बजट सत्र की कार्रवाई चल रही है और सीएम मनोहर लाल बोल रहे हैं। खातों में पैसा भेजना, चाहे भावांतर भरपाई योजना, चाहे 14 फसलें एमएसपी पर खरीदना, पानी की व्यवस्था इसको बढ़ाना, हर टेल तक पानी पहुंचाना, ऐसे बहुत काम किए। लेकिन आज चूंकि एक ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं कि किसानों के कुछ संगठनों ने कुछ इश्यूज उठाए हुए हैं और उन इश्यूज के आधार पर कहीं कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के अपने कुछ विचार बनते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस समय एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं कि इसको अगर बहुत विस्तार से मैं कहना चाहूं तो भी मुझे थोड़ा गंभीरता से विचार करना पड़ रहा है कि इसको आज के इस समय, क्योंकि आज एक तनाव भी बना हुआ है, संगठन कुछ किसानों के उसमें एक विरोध की इस सीमा तक पहुंचे जो शायद अपेक्षित नहीं है, तो मैं किसानों के विषय पर सदन के सामने एक निवेदन करता हूं आपके माध्यम से कि मैं 28 तारीख को किसानों के विषय पर एक पूरा वक्तव्य अपना दूंगा। इस विषय पर चर्चा जितनी हुई है उसको समाहित करते हुए वो इस्तिहारा लाया जाएगा, क्योंकि प्रदेश का हित भी हमें चाहिए कि एक शांति का माहौल बना रहे। एक चर्चा एक प्लेटफॉर्म, एक संदर्भ के हिसाब से होती है, उसमें चूंकि गतिरोध आया हुआ है, इसलिए उस विषय को मैं अभी इसको 4 दिन के लिए आगे करता हूं। दूसरा विषय आया है, मिला करके रोजगार है, बेरोजगारी है, कर्मचारी है, भर्तियां हैं, HKRN है। ये भी काफी अपने सदस्यों की बातचीत में से आया है। उसमें काद्यान साहब ने भी, हमारे चिरंजीव राव ने भी, हमारे और भी सदस्यों ने जैसे HKRN की बात कही। HKRN के बारे में इतना जरूर मैं पहले भी बताया, फिर बताना चाहूंगा कि एक ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है प्रदेश के अंदर, चाहे सरकारी कामों में चाहे प्राइवेट कामों में, ठेकेदारों की अपनी भूमिका रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर सब सरकारें, जहां विभाग में आवश्यकता पड़ती है कर्मचारियों की और समय पर भर्ती मानो किसी कारण से नहीं हो पाती है, और ये लंबी कई बार प्रोसेस होती है, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, चाहे HPSC है, चाहे अन्य प्रकार से भी भर्तियां होती हैं, उसमें समय लगता है। काम को आगे चलाने के लिए काम रुके नहीं, तो ये ठेकेदार के माध्यम से भर्तियां करते ही रहे हैं। आज कर रहे हैं ऐसा नहीं, पहले भी होती रही हैं। लेकिन हमने इतने सालों में देखा कि ऐसा युवक जो बहुत कम सैलरी पर ठेकेदार के माध्यम से रखा जाता है, उसके साथ कुछ अन्याय होता रहा है। उनका एक एक्सप्लॉयटेशन, चाहे उसकी कमीशन के नाम पर, चाहे महीने महीने की सैलरी उनसे ले ली जाती है, रखते समय भी उनसे कुछ पैसा उगाया जाता है, और वो भी लगता है खाली बैठा हूं इसलिए मुझे नौकरी मिल रही है, तो कुछ पैसा दे करके भी नौकरी लगनी है तो मैं लग जाऊं। डिमांड संगठनों की ओर से, जो हमारी यूनियन उनकी ओर से है कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिए, उसके बाद उसी के कारण से हमने मूव लिया कि एक सरकारी निगम बनाया जाए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पहली बात तो यही है कि सारी नौकरियां उसी प्रकार से जैसे आउटसोर्सिंग की होती हैं, अस्थायी नौकरियां हैं, ये पक्की नौकरी का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे हमारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, या जैसे हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहां एक स्थायी भर्ती होती है कि एक उम्र तक आता है, उसके बाद एक आयु के बाद वो रिटायर होता है। लेकिन यहां वो तब तक ही रखा जाता है जब तक उसकी आवश्यकता है। पक्की भर्ती होने के बाद उसको दोबारा से अपना कोई काम देखना होता है। हमने इसमें प्रावधान ऐसे किए हैं कि जो लोग HKRN में एक बार आते हैं उनको पक्की नौकरी मिले, और मिलने के बाद चूंकि वहां एक मेरिट है, मेरिट के हिसाब से उसको कंपीट करना पड़ता है, उस हिसाब से जाएगा। और अगर वो नहीं जा पाता तो वापस दोबारा भी उसी को, चाहे विभाग सेम में रिन्यूअल करे या उसका दूसरा विभाग, क्योंकि उसके ट्रांसपेरेंट तरीका, उसकी रैंकिंग है, उस रैंकिंग के कुछ पैमाने हैं। उस रैंकिंग के पैमाने में उसकी आयु, परिवार की आय और उसकी शिक्षा और उसका लोकेशन, कहां उसको नौकरी मिल रही है और कहां का वो रहने वाला है, इस आधार पर उसकी रैंकिंग बनाई जाती है। प्राथमिकता परिवार की आय को दी गई कि जितनी आय कम है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी गई, ताकि गरीब परिवार, उसका कोई युवक, वो पता नहीं रोजगार पक्का कब पाएगा कब नहीं पाएगा, लेकिन सबसे कम इनकम के परिवार को ज्यादा अंक देकर के उस बच्चे को सबसे पहले लगाया जाए। हमने 150 में से शुरू में 90 अंक केवल उसकी इनकम की, जो फैमिली की इनकम है उसमें से दिए, केवल बाकी चीजों के 60 अंक रखे। बाद में लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें से तो मेरिट बिल्कुल कमजोर वो जा रही है, डाउन जा रही है, और इनकम एकमात्र क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। उस 90 को हमने कम करके उसको 50 अंक कर दिए हैं कि जिसकी 1 लाख रुपए से कम इनकम है परिवार की, उसको 50 अंक मिलेंगे।
जिसकी 1 से 80 है उसको 40 मिलेंगे, 80 से 3 उसको 30 अंक मिलेंगे, यानी लोअर द इनकम हायर विल बी द रैंकिंग। और ये एक वेलफेयर स्कीम के नाते जो गरीब परिवार है उसको पहले नौकरी क्या है, ये उसका एक गैप अप अरेंजमेंट है कि जब तक और कोई काम वो नहीं करता है तब तक उसको कुछ अवसर मिल जाए अपना काम चलाने के लिए, खाली न रहे। तो ये एचकेआर की भर्ती एकदम ट्रांसपेरेंट है। बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, इसकी बाकायदा एक पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी को अथॉरिटी है, उस पॉलिसी को पास करते हैं, उसके आधार पर लगाते हैं और कंप्यूटराइज्ड है, कोई मैनुअल नहीं है। कोई भी चाहे कि इस आदमी को लगा दिया जाए, कोई नहीं लगाया जाता। हाँ, कुछ उसमें चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से ऐसे जरूर रखे जाते हैं लोग जो हमें कहीं ना कहीं कमिटमेंट करनी पड़ती है। और वो कमिटमेंट कैसे, मानो कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई धरना हो गया, कहीं लोगों ने जाम कर दिया, या कहीं मांग ऐसी है कि नहीं भी इसको तो डेथ होने के बाद इसको मुआवजा भी दो, एक नौकरी भी दो, कहीं कहीं समझौते होते हैं। वो आपकी सरकार के समय भी होते थे, हमको भी करने पड़ते हैं। उनको फिर पक्की नौकरी तो दी नहीं जा सकती। हाँ, पक्की नौकरी एक्स ग्रेशिया की एक पॉलिसी उसको तो मिलती है कि कोई सरकारी कर्मचारी उसका देहांत हुआ उसको एक्स ग्रेशिया में पक्की नौकरी मिलेगी, अन्यथा बाकी कमिटमेंट में तो एचकेआर की नौकरी मिलती है, वो हम उसमें से जरूर देते हैं। तो ये एचकेआर के बारे में जो भी भ्रम है इसको समाप्त करना चाहिए। और इसके अंदर सैलरी के अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल पर उनका सैलरी स्ट्रक्चर है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से। जैसे हमारा लेवल ग्रुप A, B, C, D रहता है, तो उधर D ग्रुप है तो उधर लेवल 1 है, क्रम उल्टा है, C है तो लेवल 2 है, B है तो लेवल 3 है, A है तो लेवल 4 है, लेकिन सैलरी उनकी उसके बराबर नहीं है। वो सैलरी तो जैसे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को दी जाती है उसी लेवल पर है। हाँ, इसमें दूसरा काम ने जो किया कि जो पहले से ठेकेदारी पर चल रहे थे उनको इसमें पोर्ट किया गया है, उनकी ऑप्शन लेकर के कि आप ठेकेदार से हट करके अगर एचकेआर में आना चाहते हैं तो आप एचकेआर में आ जाइए, और वहां ईपीएफ, वहां जो उनको जो भी ईपीएफ और दूसरा जो छुट्टियों और बाकी सब उनको बाकी कर्मचारियों को दिए जाते हैं वो उसका लागू होते हैं। ईपीएफ और आईएसआई क्या उसको बोलते हैं, आईएसआई इंश्योरेंस, पीएसआई, तो वो सब भी इनको उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए वो सब शुरू में थोड़ा झिझक थी उनको कि यहां से एचकेआर में जाएंगे तो हमें फिर तुरंत निकाल ना दें। अब निकालने को तो जो ठेकेदारी प्रथा पर वहां भी निकलता ही था। जब यहां सारी सुविधाएं मिलने लग गई तो उसके बाद और लोगों ने कहा कि हमको भी यहां ले लीजिए। आज की रेट में 1,08,000 लोग जो पहले से काम कर रहे थे उनको पोर्ट किया गया है, और नए 18,000 लोग नए पिछले इस वर्ष भर में जब से एचकेआर शुरू किया तब से उनकी भर्ती की गई है। तो ऐसे 1,26,000 लोग ये किए गए हैं। पहले वाले ट्रांसपेरेंसी से थे या केवल सिफारिशों पर थे, वो ठेकेदार की मर्जी पर आए थे, हमारे कहने पर नहीं आए थे। आज जो हम कर रहे हैं वो एक रैंकिंग बना के कर रहे हैं, उसमें किसी को दुविधा नहीं है। अगर इसमें कोई पैरामीटर बदलने होते हैं तो अथॉरिटी निर्णय करती है 3 महीने पहले। लगता है कि इसमें कोई लोकहित में, जनहित में कोई परिवर्तन करना पॉलिसी में, आज परिवर्तन करेंगे, उसको पब्लिक करेंगे और उसको लागू 3 महीने बाद करेंगे, ताकि किसी को ये ना हो कि आज कोई भर्ती करनी है और आज ये अथॉरिटी बैठ के अपना कोई बदल कर ले और कल उस भर्ती को अपने मन चाहते लोगों को भर्ती कर ले। 3 महीने पहले उसमें चेंज करना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन होगा तो उसको ठीक करेंगे, अन्यथा 3 महीने बाद वो भर्ती में लागू हो जाएगा। तो इसलिए एचकेआर के बारे में मुझे जो कहना था वो इतना ही कहना था, इसके अंदर कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दूसरा विषय आता है बेरोजगारी की भर्ती और जो पैरामीटर बनाए हैं, व्हाई देयर इज नॉट नो रिजर्वेशन? रिजर्वेशन है, कहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना कोई बीसी की रिजर्वेशन रिजर्वेशन का है, नियम ना कोई एससी की रिजर्वेशन है, सब है, सब ना है। मैं आपको कोई बताता हूं। कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस समय बल्कि इस समय सुनिए, इस समय जो बैकवर्ड क्लास है उसकी रिजर्वेशन तो सी और डी में 27% है, यहां 30% से ऊपर आ रही है। एससी में वहां 20% है, यहां 21% से ऊपर आ रही है। 20 तो अपने आप जो अप्लाई, और इसमें डिक्लेयर करना पड़ता है उनको, क्योंकि यहां इकट्ठी, एक मिनट, यहां कोई इकट्ठी ऐसी पोस्टें नहीं निकलती कि भी 100 पोस्टें निकली हैं तो उसमें 20% कर दो, 27% कर दो। यहां तो एक एक व्यक्ति की जैसे आवश्यकता होती है उसको कलेक्ट करके और उस समय जितने एलिजिबल होते हैं उनको सबकी भर्ती किया जाता है। अगर कहीं वो 20% से कम हो जाते हैं किसी भी समय,
तो फिर अगला जो चयन होता है केवल उसी वर्ग का किया जाता है जिसमें कम रह जाता है। इसलिए वो 20 से कभी 21 होगा, कभी 22 होगा, कभी वापस 20 आएगा, लेकिन 20 से कम कभी नहीं आएगा। अगर 20 से कम आएगा तो अगली भर्ती में वो एक्स्ट्रा भर्ती उनकी की जाएगी। और एक्स सर्विसमैन की कोई प्रोविजन नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ये। अब एक साल के कॉन्ट्रैक्ट में हर प्रकार के वर्गों को अलग अलग ढूंढने लगेंगे तो उसमें कई कठिनाइयां आएंगी। और इसमें पोस्टें कोई सैंक्शन ऐसे नहीं है कि इतनी पोस्टें हैं, इतनी खाली रहेंगी। जैसे जैसे उसमें आएंगे, और खास करके जब हमने लोअर इनकम लेवल के लोगों को उसमें डाल दिया, तो मैं आज समझता हूं कि जो हमारी सहानुभूति हम दिखाते हैं बाकी वर्गों से, सबसे ज्यादा सहानुभूति का पात्र वो इनकम के आधार पर व्यक्ति है। और उसको अगर हम दे पाते हैं तो मैं समझता हूं सारी सहानुभूति हमारी इसमें पूरी हो जाती है। आज अगर मान लो कोई एक व्यक्ति, उदाहरण के लिए कहीं एक्स सर्विसमैन या कोई दिव्यांग, वो अगर 3 लाख रुपए से ऊपर की इनकम के परिवार का पहले से है, और एक व्यक्ति 1 लाख से नीचे की इनकम का व्यक्ति है, तो हमें वेलफेयर के नाते इसको सोचना चाहिए। वहां उसकी रिजर्वेशन है पक्की नौकरियों में। हर चीज में एक वाक्य के शब्द को पकड़कर हम चलेंगे तो उचित नहीं है। हम वेलफेयर इंटरेस्ट देखते हैं किस में है। अगर 1 लाख से नीचे हैं तो स्वाभाविक है उसी को पहले मिलेगी, लेकिन इनकम एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें सबसे पहले वेलफेयर की बात हमको सोचनी होती है, हम सोचते हैं। 7 साल से काम कर रहे थे, ठेकेदार ने उनको हटा कर दूसरे ले लिया, उनका क्या प्रोविजन है? कई डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है। ऐसा हुआ है कि क्योंकि ठेकेदार का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता। ठेकेदार रिकॉर्ड तो सरकार डिपार्टमेंट के पास है, नहीं होता। पहले है जी, सुनिए है सर। सुनिए सुनिए। हाँ, जिनका पीएफ कटता है, जिनकी सैलरी बैंक में जाती है, उसको नहीं हटा सकता। लेकिन उनको हटाया तो आप हमें देंगे तो उसको जरूर हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। यही एश्योरेंस है। उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेडिकल कॉलेज के 32 लड़के हटा दिए। मैं कह रहा हूं उनके खिलाफ कार्रवाई करके, और ऐसे जो लगातार 8 साल से काम कर रहे थे, इतना जरूर करेंगे कि अब अगली जरूरत होगी तो उन्हीं को पहले लगाएंगे। नहीं, उनको वो कहाँ जाए? पहले भी उठा लिया इसे। अभिषेक एक बार आया था, ध्यान में कल में आज सेशन में आया था। नहीं, मेरा कहने का मतलब एक है, सेशन में आया था। मकसद ये है, हमने भी कोशिश करी उस तरफ चले, अब आप भी है कि ये ठेकेदारी सिस्टम खत्म करें। हाँ। खुद सरकार ठेकेदार बन गई, ठेकेदारी कहाँ खत्म करा, खुद ठेकेदारी काम करने लगा। ठेकेदारी तब होती है, पहली बात तो यह है कि अगर हम इस प्रकार की व्यवस्था को नहीं करेंगे, कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस वो लिखा हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल ही है। कॉन्ट्रेक्चुअल काम तो 1 साल का ही है। ठेकेदारी होगी, नहीं ठेकेदारी होगी और क्या। और मैं कहता हूं अगर इस कॉन्ट्रेक्चुअल को ठेकेदारी हम मानते हैं, कम से कम पहले वाले ठेकेदारों की जो मोनोपोली है उसको हमने खत्म करके कॉन्ट्रेक्चुअल तो है ही किस पर? जीएसटी 9% जीएसटी वो तो जीएसटी तो जो एम्प्लॉयर है उसने देना, एम्प्लॉय ने नहीं देना है। जीएसटी तो अगर सरकार लेगी तो सरकार भरेगी, प्राइवेट। और इस एचकेआर में हमने प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी ऑफर दी है कि आप हमारे यहां से अगर लेंगे 1% कमीशन भी होगा, और जो जीएसटी है वो भी आपको भरना पड़ेगा। इसलिए जीएसटी इज ए पार्ट ऑफ, क्योंकि सर्विस टैक्स पहले भी लगता ही है। ये क्लियर हो गया आपसे सब बातों से कि देयर इज नो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एचकेआर। यू से दैट यू, मैं बता रहा हूं कि अभी तक बीएससी और एससी की है। अगर आपका ये सुझाव है, अगर आपका सुझाव इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो जो एससी और बीसी में ज्यादा मिलेंगे, आप करें उसमें एससी आएंगे उसमें ज्यादा। नहीं, पर देयर इज नो नोटिफिकेशन। Why? What's the harm in giving the notification? मेरा ये कहना कि नोटिफिकेशन करने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, यदि हमें लगे, सरकार का स्टैंड है कि अगर हमें ये लगे, बात खत्म होगी। अगर हमें ये लगे तो काम नहीं चलता, नोटिफिकेशन तो करना ही चाहिए। देखिए, नोटिफिकेशन के बता रहा हूँ, फिर बहुत झगड़े शुरू हो जाएंगे। फिर ये झगड़े शुरू हो जाएंगे कि आपने 20% ज्यादा कैसे लगा दिए, आपने 27 से ज्यादा कैसे लगा दिए। आज तो बाय वर्च्यू ऑफ द इनकम ऑफ द फैमिली स्वाभाविक है कि एससी बीसी के लोग ज्यादा आ रहे हैं, उनको आना चाहिए, आने देना चाहिए। नहीं तो ये झगड़ा फिर ये एससी बीसी जनरल ये जो बाकी एम्प्लॉयमेंट रूल्स में लग रहे हैं, वो झगड़े यहां भी शुरू हो जाएंगे, कोई लोग कोर्ट में जाना शुरू हो जाएंगे। भीषण सर कि आप ये देखेंगे कि आप एचकेआरएम के अंदर टेक्निकल पोस्टों पे भी सिलेक्शन कर रहे हो। लेटर ऑन पटवारी पिछले दिनों स्ट्राइक पे थे, आपने कहा कि हम 1200 पटवारी एचकेआरएम के थ्रू। कैन पटवारी भी अपॉइंटेड थ्रू एचकेआरएम?
कि कैन अदर एसडीओज कैन बी, मतलब टेक्निकल पोस्टों के ऊपर जिनके लिए चाहिए, जिनके लिए ट्रेनिंग चाहिए, सब पटवारियों के हाथ में आज क्रम में दे दोगे तो फिर तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का राम ही रखवाला होगा। देखिए बदरा साहब, मैंने एक बात कही कि ये सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर, जहां आवश्यकता है और भर्ती अभी डिले हो रही है, नहीं हो रही है, अब भर्ती पर मैं आऊंगा, उसमें जो समस्याएं हैं वो आपको पता, मुझे भी पता, और मैं कुछ शब्द उसमें बोलूंगा तो कुछ लोगों को तकलीफ भी हो जाएगी। तो इसलिए जहां हमारी आवश्यकता है किसी पोस्ट पर है, हाँ उसमें सैलरी, ये जो लेवल है ये जनरल टाइप की जो है उसकी तो सैलरी लेवल है, जो इस प्रकार की प्रोफेशनल चीजें हैं और जहां हायर लेवल की सैलरी उनकी डिपार्टमेंट्स की पहले है, तो डिपार्टमेंट जो सैलरी मेंशन करता है फिर वो सैलरी उसको दी जाती है। ये तो लोवेस्ट है जो मैंने बताई, लेवल 1 2 3 4, लेकिन डिपार्टमेंट कहता है हमको तो इस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के लोग चाहिए और इसमें हम 40,000 50,000 60,000 ये अगर आप इस पर देंगे और कोई आना चाहता है, फिर ये कोई थोपने वाला विषय नहीं है, ऑप्शन पर आ रहे हैं, एक लिस्ट बनी है, उस लिस्ट में सबको मैसेज आता है कि इतनी पोस्टें ये खाली हैं, इन खाली पोस्टों पर अगर आप ऑप्शन देते हैं, आना चाहते हैं तो यू कैन रिपोर्ट। वो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, डिपार्टमेंट थोड़ी फॉर्मेलिटी उसे पूरी करके उसको ज्वाइन कराता है। वो नहीं आता है तो उसके बाद 2 बार अवसर दिया जाता है, ऐसे जो रजिस्टर्ड लोग हैं 2 बार में वो रिपोर्ट नहीं करता है तो तीसरी बार उसका नाम छोड़ देते हैं। हो सकता है वो कहीं और लगा होगा, पहले नाम लिखवा गया होगा, पक्की नौकरी हो गई होगी, 2 बार के बाद उसको रजिस्ट्रेशन में बाहर करते हैं। आज भी उसमें 3 लाख से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन इस समय है। अब हम 3 लाख को तो नहीं दे सकते, हम तो उसमें से जो उस रेंज में फिट होंगे उनको देते रहेंगे, कुछ प्राइवेट लोग मांगेंगे उनको भी देंगे। अब इसके साथ एक चीज और जुड़ी है, वो जुड़ी है कि मैं स्वयं विदेश गया था दुबई, तो दुबई में कुछ लोग हमको मिले, वो कहने लगे जी हम भारतवर्ष से लगभग 1 लाख लोग प्रति वर्ष यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए लाते हैं। हमने कहा भी आप ऐसा करो, हरियाणा के साथ एक एमओयू कर लो, इस 1 लाख में से मैक्सिमम आप हरियाणा से ले लो। तो ऐसे 12-13 लोगों से मीटिंग हो, इनका ठीक है हम एमओयू करते हैं, उन्होंने एमओयू किया हमारे साथ। हमने फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के जिम्मे लगाया कि जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है हम उसको प्रचारित करेंगे, जो लोग आकर के नौकरी करना चाहते हैं उनकी जो स्किलिंग है, उनका जो ट्रेनिंग है वो मिनिमम 2-3 महीने का वो करके वहां भेजेंगे। संयोग से बड़े मांग सबसे पहले इजराइल देश की आ गई। मैं क्या कह रहा हूं, जो डिमांड कहीं से आएगी हम वो प्रचारित करेंगे। अब वो डिमांड सारे देश भर की 10,000 की, कोई हमारी नहीं है, सारे देश भर की 10,000 की डिमांड आ गई और देशों को भी आई है लगभग 2-2,500 की और भी है, लेकिन बाकी कहीं 50 कहीं 100 कहीं 200 ऐसा करके हमने वो सारी की सारी प्रचारित कर दी। प्रचारित करने के बाद कुछ नौजवानों ने भर दिया कि हाँ हम इजराइल जाने के लिए तैयार हैं। अब उनकी इंश्योरेंस का, उनके बाकी व्यवस्था सुरक्षा सारे प्रबंध हमने किए हैं, उनकी ट्रेनिंग भी कराई है, उनकी संयोग से पूरे देश भर के लिए ट्रेनिंग के लिए वो रोहतक आ गए कि हम रोहतक यूनिवर्सिटी से उनका भर्ती शुरू करेंगे। वहां बाकी प्रदेशों के लोग भी आए, हरियाणा के भी लोग आए। अब उनके भी पैरामीटर अपने होते हैं, पैरामीटर के आधार पर उन्होंने जो भर्ती की है केवल 250 बच्चों की अभी हरियाणा की है। बाकी प्रदेशों के लोग आए, उन्होंने मना कर दिया कि जो सिस्टम ट्रांसपेरेंट हरियाणा का है हम इससे संतुष्ट हैं। बाकी सब जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, ट्रेनिंग पार्टनर्स ने लाख 2-2 लाख रुपया ले करके उनको इनके पास भेज दिया और बच्चों ने आके बता दिया कि मैं तो 2 लाख रुपए दे के आया हूं। और हमारे यहाँ क्योंकि एचकेआरएन के माध्यम से गए, एचकेआरएन के माध्यम से फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ने 3 महीने की जो उनकी ट्रेनिंग है उसका आश्वासन दिया, तो उन्होंने हमारे सिस्टम को पसंद किया कि हरियाणा हैज द बेस्ट सिस्टम टू रिक्रूट दिस टाइप ऑफ फेलोज। हमारे यहाँ से 250 लोगों की, उसमें लगभग 250 हैं, 240 है 38 है जितने भी हैं, लेकिन उनकी भर्ती उसमें हुई है। हम हर चीज में दावा करते हैं ट्रांसपेरेंट होगा, ऑन मेरिट होगा, मिशन मेरिट, इसके ऊपर हम चलने वाले हैं। ये मिशन भाई भतीजावाद पर हम चलने वाले नहीं। तो मित्रों, जहां तक बेरोजगारी का विषय है, एक बात की मैं बधाई देता हूं हमारे विपक्ष के मित्रों को कि ये 36% से 9% पर आ गए हैं। कोई समय था कि 36% बेरोजगारी हो गई, फिर ये 27 पर आ गए, फिर 24 पर आ गए। पिछले सत्र में हुड्डा जी ने कहा कि नहीं वो सीएमआई ने भी हम 9% कह दिया। सीएमआई के बारे में मैंने बहुत कुछ बोला है, मैं आज भी उस पर स्टैंड करता हूं कि उनके जो कर्ता धर्ता है वो एक पॉलिटिकल लिंकेज के आदमी है। सीएमआई ने 8% कह दिया। दिसंबर 2023 में आप मैगजीन उठाओ, 9.1 कहा था नवंबर में, दिसंबर में हर महीने छपती उनकी, वो 8 पॉइंट समथिंग, ये उनका नेक्स्ट जो है आंकड़ा
सीएमआई का आ गया है। दिसंबर 2000 सीएमआई की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, सीएमआई की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं कि इनके अनुसार अक्टूबर से दिसंबर 2023 की तिमाही में हरियाणा में बेरोजगारी दर 8.6% दर्शाई गई है। सीएमआई की तो 30% है, लेकिन सीएमआई की तो 30% है, लेकिन यूपी में तो सीएमआई को पूरा रिकॉग्नाइज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि सीएमआई की ये विश्वास देखिए हरियाणा में आप हर मान चीज लें को या नहीं, लेकिन वो एक अलग बात है। हर चीज को प्रस्तुत करने का तरीका सबका अलग हो सकता CMI का सवाल है। नहीं यही है। सीएमआई हुड्डा साहब, यही सीएमआई सितंबर 2016 आप निकाल के देख लीजिए, हरियाणा की जो बेरोजगारी दर 2.6% लिखी हुई यही सीएमआई में। सीएमआई छोड़ो, अब ऐसा क्या ये तो जादू का पिटारा हो गया। एक मिनट हुड्डा साहब, 2.6 से 37% ये और सदन 37 से फिर सदन का 8%, समय 9%। ये मामला 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। सदन का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये सीएमआई को छोड़ दो, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर की लोकसभा में रिप्लाई है, राज्यसभा में, कि 2014 में जो अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में 3 पॉइंट कुछ थी, वो है 2 पॉइंट कुछ 3 के करीब, अब 9% है हरियाणा में, वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री। देखिए ये पीएलएफएस का डाटा है, लेबर फोर्स का एक डाटा, उनका सर्वे होता है, और लेबर फोर्स का डाटा भले ही हमारे अपने सरकारी संस्था भी है, लेकिन इसके अंदर हमारे सिस्टम में नहीं। बताइए, मैं सुन लीजिए, नहीं मैं उसको मान ही रहा हूं, मैं लेबर फोर्स वाला जो डाटा उसको कहीं इग्नोर नहीं कर रहा हूं। उन्होंने 8% 9% जो भी दिया है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। हमने जब परिवार पहचान पत्र बनाया, हमारे यहां हर परिवार से जाकर के पूछा गया सेल्फ डिक्लेरेशन डाटा कि आप क्या करते हैं। जो आदमी कहता मैं बेरोजगार, उसका बेरोजगार लिख दिया। जिसने कहा कि मैं तो हाउस वाइफ हूं, मैं रोजगार बेरोजगार चक्कर में नहीं हूं, उसका वो लिख दिया। लेबर का लेबर लिख दिया, किसान का किसान लिख दिया। उसमें भी 7.5% और 8% के बीच में, क्योंकि लगातार वो अप डाउन थोड़ा इसलिए कि उसकी अपडेशन होती रहती है, 7.5% और 8% के बीच में वो भी चल रहा है। मैं कभी भी 2% 3% के ऊपर कभी भी नहीं आया, 7 to 8%। अब कहीं इस प्रकार की कैलकुलेशन में कई अंतर आ जाते हैं। क्या? एक है एम्प्लॉयड, एक है अनएम्प्लॉयड, और एक शब्द होता है जिसका उल्लेख लोग नहीं करते हैं, वो है अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड की संख्या अगर हम गिनने लग जाएंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या बनती है, क्योंकि हर आदमी की इच्छा कुछ और है। आदमी की इच्छा एकदम परिपूर्ण हो जाती है, सब संतुष्ट हो जाते से नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी है, मानो एमए पास है, एमए पास क्लर्क लग गया, तो क्लर्क लगने के बाद वो कहता मैं तो और जाऊंगा, सुपरवाइजर जाऊंगा, सुपरवाइजर के बाद वो कहता मैं तो और ऊपर जाऊंगा। हम में से ही सारे लोग पंचायत का चुनाव लड़ने के बाद भी ख्वाब पता नहीं आगे देखते देखते कहीं का देखते रहते हैं। क्या गलत क्या है इसमें? देखनी चाहिए, अपनी योग्यता के आधार पर उसको अपना सपना पालना चाहिए। लेकिन वो भी अपने आप को कई बार अंडर एम्प्लॉयड कह के कहता मुझे तो जो काम मिलना चाहिए वो नहीं है। अब ना तो एम्प्लॉयड है ना अनएम्प्लॉयड है, क्या करेंगे? इसलिए ये आंकड़े इतने थोड़े बहुत, और ये एकदम ऐसा एग्जैक्ट हम कह देंगे कि बिल्कुल ये तो एज की डेट है, ये एज उसकी इतने साल इतने महीने इतने दिन हो गई है, बदल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव डेटा होता है, 1-2% ऊपर नीचे होता है। तो मेरा ये कहना है कि हम इसको बार बार अगर कहेंगे कि हरियाणा में अनएम्प्लॉयड है, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट का वो हाल नहीं है जो कुछ बहुत और गरीब प्रदेशों में है हमारे यहाँ। और इसको हम स्पीड अप करेंगे, स्किलिंग कराएंगे, उनकी रोजगार उनको इंडस्ट्री में मिलेगा, हमारे यहाँ निवेश होगा, और हो रहा है। पिछले 9.5 साल में हमारे यहाँ 30 लाख से ऊपर नौजवान प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में गए, 30 लाख से ऊपर। आखिर ऐसा नहीं, आज हमारा इंडस्ट्री एरिया जो बढ़ रहा है, आज हमारा जीएसटी जो बढ़ रहा है, वी आर द हाईएस्ट कलेक्टर पर कैपिटा इन जीएसटी इन द कंट्री, वी आर हाईएस्ट वन। नहीं, टैक्स तो तभी आता ना जब इंडस्ट्री लगती है। जीएसटी का मतलब क्या? जीएसटी कलेक्शन का मतलब है आपकी प्रोडक्शन हो रही है तब हो रहा है। प्रोडक्शन कब होगी? जब इंडस्ट्री लगेगी। इंडस्ट्री लगेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी। आज छोटे प्रदेश अलग हैं, सिक्किम है, गोवा है, दिल्ली है, उनका हमारे ज्यादा सर्विसेज बहुत है वहां। लेकिन इनसे जो छोटे प्रदेशों से बड़े प्रदेश हैं, इन बड़े प्रदेशों में हमारा 35,000 रुपया पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन है, और ये हाईएस्ट वन। तो इसलिए हम इसको इतना ही समझें कि और आगे बढ़ना स्कोप है, स्काई इज द लिमिट। लेकिन हम कहीं बिल्कुल एकदम खत्म हो गया, निकम्मे हो गया, कुछ नहीं कर रहे, ये प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। अब जहां तक भर्तियों का विषय है,
भर्तियां जैसे ऑन एवरेज, तो मैं आज भी क्लेम करता हूं कि जो पिछले साल में 10 साल में जो भर्तियां ऑन एवरेज थी, उस एवरेज से आज हम 9.5 साल में भी उससे ऊपर है। चाहे वो ग्रुप ए की हो, चाहे बी की हो, चाहे सी की हो, चाहे डी की हो। और अगर अगले 6 महीने का जो अभी कार्यक्रम है उसमें 13,000 की भर्तियों का रिजल्ट तो भी निकला है। 29 से पहले अब हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि कई उसमें फोर्सेस काम करती हैं। हमारे प्रोग्राम में यह है कि हम लगभग 6 और 14 20 और 8 28 29,000 भर्तियों का रिजल्ट ये आने वाले 8 दिन में निकलने वाला है। मैं आपको इन एडवांस बता रहा हूं। काम नहीं हो गया। इन भर्तियों को रोकने का काम किसने किया? इन भर्तियों को रोकने का काम इस हरियाणा में एक भर्ती रोको गैंग बना हुआ है। और ये भर्ती रोको गैंग क्योंकि नई व्यवस्थाएं जब बनाई जाती हैं, नई व्यवस्था हमने बनाई, हमने सीईटी को लागू किया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हमने ग्रुप डी की शर्तें 1 कर दी। इसी प्रकार ग्रुप सी की भी कुछ पोस्टों को मिला करके उनकी शर्तें सरल कर दी। हमने ग्रुप डी में कहा कि साल के बाद आप ट्रांसफर करा के डिपार्टमेंट बदलना चाहें डिपार्टमेंट बदल लें, स्थान बदलना चाहें स्थान बदल लें, क्योंकि ग्रुप डी सबसे छोटी कैटेगरी का कर्मचारी हमारा है। अब उसको सुविधाजनक स्थान पर सुविधाजनक तरीके से डिपार्टमेंट उसको मिलता तो हमको भी अच्छा लगता है। और अभी हमने पिछला जो 18,000 भर्तियां हुई थी 2000 कब हुई थी, 18-16 में, कब 18,000, हाँ, उस समय की भर्तियों का पहला जो हमने ट्रांसफर ड्राइव चलाया, 2600 लोग उन्होंने अपने डिपार्टमेंट बदले। क्योंकि जब एक कॉमन भर्ती होती है उस समय तो वो ले लेता है, जहां उसको मिलती है वहीं ले लेता है, बाद में कहता है ये डिपार्टमेंट मेरे लिए ठीक नहीं है। उदाहरण के लिए हमारे अटेंडेंट, ये जो एनिमल अटेंडेंट क्या कहते हैं उनको, एनिमल अटेंडेंट, इन्होंने भर्ती ऑप्शन भर दी कि हम तो हिसार में लुआस के अंदर जाके, लुआस नहीं जीएलएफ में एनिमल अटेंडेंट जाएंगे। उनको लगा कि एनिमल अटेंडेंट तो डॉक्टर का जैसे अटेंडेंट होता है वैसा होगा। वहां जाकर के उनको लगाया कि भी जो गौएं हैं भैंसे हैं इनकी सेवा करो, और सेवा करते हुए गोबर भी उठाओ, साफ भी करो। अब एनिमल अटेंडेंट तो अटेंडेंट है, अब वो हाथ खड़े करके जी नहीं है इस काम के लिए तुम आए नहीं। हमने कहा नहीं आए तो जब तक हो जब हम भर्ती इसके ट्रांसफर आपको ऑप्शन देंगे, यहां से कहीं और चले जाना, नए आएंगे जो आएंगे। अब आगे से उनको पता लग जाएगा भी एनिमल अटेंडेंट ये होता है, तो उनकी भी प्राथमिकताएं हो जाती हैं। अब इसको मैं अदरवाइज ना लेना, एक हमारा नौजवान ग्रुप डी में केशधारी, और वहां किसी एक डिपार्टमेंट नाई की जरूरत थी। अब वो ऑप्शन में उसकी नाई की आ गई भर्ती। अब ज्वाइन तो उसने किया, ज्वाइन करने के बाद हमको भी लगा कि ठीक नहीं है, तो हमने उठा करके उसको दूसरी जो भर्ती है वो करानी पड़ी। तो ऐसे कई विषयों की प्रॉब्लम्स आती हैं। हमने उस ग्रुप डी की भर्ती में एक साथ करने का हेतु यही है कि इसके इंटरव्यू खत्म कर दो, डी के भी सी के भी, और ये अपने एग्जाम दे करके और एक साथ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाए। उस टेस्ट में सेकंड एग्जाम के लिए 4 गुना लेकर के, और 4 गुना में 25% लोग आने हैं, और स्वाभाविक है कि जब 4 गुना लेंगे तो उसमें जो 25% बेस्ट अवेलेबल होंगे अगले एग्जाम में वो आ जाएंगे। कुछ लोगों ने डिमांड की 4 गुना कम है जी, 5 गुना कर दो, 10 गुना कर दो। भाई 25% लेने हैं, 100 में से 25 या 125 में से 25, लास्ट 100 से 125 में से कोई आएगा, संभावना तो कम है, फिर भी डिमांड एक आई हुई है। नेक्स्ट टाइम जो विचार करना होगा उसको करेंगे। इसलिए भर्तियों के अंदर हम ना पीछे हैं, ना कभी पहले थे, ना अब हैं, और नई भर्तियां हमारी मेरिट के हिसाब से चल रही हैं, मेरिट के हिसाब से चलेंगी। एक चीज का हाँ ज्यादा नहीं, ऐसे जी कि ग्रुप सी और डी की तो आप पहले भी एम्प्लॉइज वगैरह थे। इस हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 7629 पोस्टें हैं। 5 साल के अंदर जो श्रीमान वहाँ पर चेयरमैन बैठे हुए हैं उन्हें सिर्फ 963 अपॉइंटमेंट हुई हैं। अब देख लो कि 5 साल में 7600 पोस्टों के बाद 963 अपॉइंटमेंट हुई हैं, और 5400 अपॉइंटमेंट ऐसी हैं जिनको री एडवाइजमेंट किया गया है। इनको पता नहीं कितनी बार आप उसको पब्लिश करते हैं, सब कुछ है। 2019 से लेकर प्रोसेस करके और फाइनली कहते हैं जी कि बाकी पोस्टें भर देंगे। ये तो रिक्रूटमेंट का आपका सिस्टम वहां पर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर क्या हो रहा है, किस बात के लिए हो रहा है? फॉरवर्ड कमीशन इज सिटिंग देयर के 5 साल के अंदर वो सिर्फ 900 भर्तियां करता है। के जो HKRN में भर्ती हो रही हैं और आप लोग उनको डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर दे देते हैं,
साथ में नीचे जिले में अफसरों का नंबर दे देते हैं, आप यहाँ से संपर्क करो। उन लोगों की ज्वाइनिंग होती नहीं, उनके बाद वालों की हो जाती है। वो क्यों तो रुक जाती है। मेरे पास उदाहरण भी है उसका कि 19/12/2023 को पूजा देवी की मैंने चंडीगढ़ भी बात करी, फरीदाबाद में भी बात करी, और आप कह रहे हैं कि HKRN में सब चीज ट्रांसपेरेंट है। उसको जरूरत भी थी, सिलेक्शन भी हो गया, और ऐसे कई लोग हैं उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो पा रही और उसकी जवाबदेही किसकी है? अध्यक्ष महोदय, ये बात जो हमारे नीरज शर्मा जी ने कही उसके अंदर एक कठिनाई ये है कि HKRN में केवल उनकी प्रोसेस पूरी करके एक सिलेक्शन की जाती है और वो सिलेक्शन लिस्ट आगे डिपार्टमेंट को भेजी जाती है। डिपार्टमेंट उसको फिर ज्वाइनिंग के लिए अपने कुछ परफॉर्मा होता है, अपने कुछ चयन करना होता है, उसमें करते हैं। उस समय तक हो सकता है उनकी आवश्यकता कम हो जाए या उनके पास कोई और पुराने कई बार लोग होते हैं, कई प्रमोशन से बाकी जगह से फिलअप होते हैं। अब आगे चल करके हमने समस्या का हल निकाला ये है कि जो डिपार्टमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए जितना रिक्वेशन देगा, वो रिक्वेशन जो देगा उसको अगर कम करना है तो सिलेक्शन से पहले वो कम करें, और सिलेक्शन करते ही डिपार्टमेंट को मिल जाएगा भी आपके डिपार्टमेंट की ये सिलेक्शन हमने कर दी है, फिर उसकी ज्वाइनिंग कंपलसरी उसको करानी ही पड़ेगी। ये गैप था, इस गैप को हमने खत्म कर दिया है। अब कहीं भी कोई एक बार सिलेक्ट हो गया तो उसकी ज्वाइनिंग निश्चित हो जाएगी, वरना ये कठिनाई आई है। मैंने मान लिया ना कठिनाई आई है, ये मैंने बताया। आप दोबारा से उनको डालेंगे, सिलेक्ट कराएंगे, उसमें क्या दोबारा से मैंने इनकी बात स्वीकार कर ली, उसमें क्या। हाँ जी, इसीलिए मुख्यमंत्री जी जो ये HKRN की भर्तियां हैं ये लगभग 15,000 की, कहने का मतलब छोटी है ये बहुत। और आप HKRN का आदमी कोई ये हिसार का यमुनानगर लगा दिया, कोई वहाँ आप नू लगा दिया। आप उनको हिदायत दो, भाई ये छोटी नौकरी है। किसी की बीबी लड़की लगा दी कहीं बहुत दूर, तो उनको हिदायत दो भी घर के पास लगाओ। ये कैसे गुजारा करेंगे? 15,000 में कमरा लेंगे, क्या करेंगे? और बल्कि हर नौकरी में आप ये कहो कि भाई पहले तुम नू करते हो, फिर पैसा देला कूट के फिर कहते हो तुम भाई अब तुम्हारी नजदीक आ जाएगी। ऐसा खूब चल रहा है इस वक्त, तो इसको रोको आप। देखिए, इसमें भी ये विषय तब ध्यान में आया कि जिसको ऑफर किया गया उसने स्वीकार कर लिया। वो आदमी था मानो सिरसा का, और उसने नौकरी ज्वाइन कर ली पंचकुला में, मुझे नौकरी मिल रही है। पहले दिन वो अपने ऑप्शन से अपने आप करता है, किसी को अपॉइंटमेंट करके जबरदस्ती नहीं भेजते, बताते हैं ये स्टेशन पर खाली है, जाना है क्या, तो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो भी जाता है इसलिए कि आखिर में फिर किसी का पल्लू पकड़ूंगा, मैं अपना ट्रांसफर करा लूंगा। अब कठिनाई क्या आती है कि जो जहां पोस्टें जाना चाहता है वहां पोस्टें है नहीं, इसलिए वहां पोस्ट खाली हो तभी उसको भेजा जा सकता है। अब हमने इसका नियम ये बनाया है कि हम जितनी भी HKRN की नौकरी करेंगे पहले तो सेम ब्लॉक में करेंगे। जिस ब्लॉक का रहने वाला है उस ब्लॉक की नौकरी होगी वहां करेंगे, उसके नंबर अलग से देंगे, उसको 10 नंबर, फिर उसको 5 नंबर देंगे एडज्वाइनिंग ब्लॉक के। एडज्वाइनिंग ब्लॉक में अगर उसको मिल जाती है नौकरी तो उसको 5 नंबर लेके वो कर सकता है। इसके बाद सेम डिस्ट्रिक्ट में अगर नौकरी कोई है तो विदाउट गिविंग 5 मार्क्स नॉर्मल तरीके से वहां देंगे, और जिले से बाहर HKRN में नौकरी नहीं देंगे ही नहीं। आखिर आज नौकरी लेके कल फिर वो सवार हो जाता है कि ट्रांसफर करो जी। ट्रांसफर का स्कोप होता नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर में सबसे पहला अधिकार होता है जो पहले से एम्प्लॉई परमानेंट जॉब पर है। ये कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है कि जब भी कभी आप ट्रांसफर करेंगे, सबसे पहला अवसर जो सबसे पुराना, जो हमारी ट्रांसफर पॉलिसी भी ऐसी है कि जो सीनियर है उसका अधिकार पहले है ट्रांसफर में, तो पहले वो सीनियर जाएगा। फिर अब टीचर्स में हमने JBT का इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कभी नहीं कर पाए थे, कांग्रेस के समय से भी सेम डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट कैडर है। 2004 वाले भी वही हैं, 8 वाले भी वही हैं, 11 वाले भी वही हैं, 17 वाले भी वही हैं। अब हमने पॉलिसी बना दी, कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि सबसे पहले 2004 के ट्रांसफर करो, फिर 2008 वालों के करो, फिर 2011 के करो, फिर 2017 के करो, फिर गेस्ट टीचर्स के करो, और फिर HKRN वाले करो। तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है, उसको सरकार को नियमों के हिसाब से चलना पड़ता। आगे हमने HKRN जो है डिस्ट्रिक्ट से बाहर लेने बंद कर दिए। तो इस प्रकार से ये जो सारे विषय हैं वो आपके सामने मैंने रखे हैं। एक बहुत चिंताजनक बात हमारे खाद्यान्न साहब ने अपने विषय में निकाली, अब कहां से लेके आए हैं मालूम नहीं। नंदलाल शर्मा के बारे में कहा कि उनको 2 नियुक्तियां दे दी है। हाँ, तो
मतलब हिमाचल से लाके और रेगुलेटरी कमीशन में लगाया, जबकि आपका आदमी कोई मेरे पास वो फैक्ट है कि इस दबाव में आप ये आ रहे थे ना, जिस दबाव में नहीं आते उस अपॉइंटमेंट में दबाव, कोई दबाव नहीं चलो है। लेकिन विनय कादन कुमार, साहब। मैं जो बता रहा हूँ जी, विनय कुमार रेलवे सर्विसेज से 1915 बैच का आदमी है, उसको आपने लगाया है एसपीएससी में, तो लगाया है उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी, और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी लगाया है उसने आपने सर्विस सिलेक्शन कम, दो जगह एक आदमी को 2 पोस्ट आज तक हरियाणा में किसी ने नहीं दी। ये सिर्फ वाच एंड वाच देखने के लिए आपको, मतलब वो पेपर भी सेट वही करेगा, वही एडजस्ट करेगा, वही पर्ची खर्ची का भी। अरे नहीं कादन साहब, सुनिए, पहली बात तो है कि जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, विनय नाम का एक इंडियन रेलवे, आप सुनिए कादन साहब, विनय नाम से आप सुन लीजिए, मुझे सारी जानकारी है। विनय नाम से एक अधिकारी रेलवे की वहां भी भर्ती की सर्विस को देखता था, वो संयोग से हरियाणा का रहने वाला, उसने कहा जी मेरा, उसका एक्सपर्ट भी है कि जी मैं अपना डेपुटेशन पर हरियाणा पर आ जाता हूं। हमने कहा ठीक है, अगर यहाँ सिलेक्शन आपकी हो जाती है तो आप आ जाओ। उसका इंटरव्यू लिया गया, सब बातें हुई, और एक अच्छा जानकार, क्योंकि ये सारे का एक्सपर्ट फील्ड होते हैं, और वो सेक्रेटरी लगा है, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के जिम्मे ना तो कोई सीक्रेसी का काम होता है, ना कोई पेपर सेटिंग का काम होता है। ये पावर होती है चेयरमैन की। चेयरमैन को पता होता है किस एजेंसी से काम कराना है, कौन सी हमारी सीक्रेट ब्रांच में क्या रखना है। सेक्रेटरी तो सेक्रेटरियल काम करता है। सेक्रेटरियल काम में खास करके जैसे कोर्ट केसेस हो गए, खास करके टेबुलेशन करना है चीजों का, जो फाइनल रिजल्ट आ गया टेबुलेट करना होता है, उसको फिर घोषित करना होता है, ज्वाइन करना होता है, ये सारे विषय होते हैं। तो किसी भी सरकारी अधिकारी को 2-2 डिपार्टमेंट पहले भी देते हैं। आज हमारे कितने आईएएस अधिकारी हैं, 4-4 डिपार्टमेंट लिए बैठे हैं, 2-2 डिपार्टमेंट लिए बैठे हैं, सेक्रेटरीज भी कई जगह बैठे हैं, और आपके समय हमारे समय सेम ही चल रहा है। तो कोई सरकारी अधिकारी को कोई एक सेक्रेटरियल काम 1 या 2 जगह दे दिया जाए, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इंचार्ज जो होता है उसका, वो चेयरमैन, एचपीएससी चेयरमैन अलग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन अलग है। इसलिए इसके अंदर कहीं कोई दुविधा नहीं है हमको, और योग्य व्यक्ति को योग्य काम ज्यादा भी मिले तो हम देते ही हैं। और जहां तक नंदलाल शर्मा की बात है, हमने चेयरमैन, हमारी जो कमेटी बनती है उस कमेटी ने उसको सिलेक्ट किया, उसका इंटरव्यू लिया, उसका बायोडाटा देखा। ये व्यक्ति, क्योंकि मुझे आपके लिखा हुआ यही था कि नंदलाल शर्मा को 2 जिम्मेदारियां दे दी, तभी मुझे मेरे पास वो आया, मेरे पास आया ऐसा था, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो दूसरा व्यक्ति है। तो ये व्यक्ति यानी एसजेवीएन विद्युत निगम, जो सतलुज जमुना विद्युत निगम है, पूरे देश भर की ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये चेयरमैन रहा है। ये बीबीएमबी का भी कुछ समय चेयरमैन रहा है। और इस व्यक्ति ने हाइड्रो प्लांट, जो एसजेवीएन का हाइड्रो प्लांट के साथ साथ थर्मल प्लांट भी छत्तीसगढ़ में सारी योजना इसने बनाई है। एक योग्य व्यक्ति कहीं से भी मिलेगा। और ये पावर का एचईआरसी का पद, ये ऐसा नहीं है कि भी कोई भी सामान्य व्यक्ति आके चला लेगा। आखिर ये एचईआरसी ही एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के कारण से पावर डिपार्टमेंट आपका कैसा चलेगा, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ सुधरेगी कि बिगड़ेगी, बहुत मुश्किल से हमने इस पावर डिपार्टमेंट की हेल्थ को सुधारा है। आपके समय में 27,000 करोड़ रुपया उदय के कारण से हमने सरकार में अब्जॉर्व किया है। उस समय लगभग 31,000 करोड़ रुपए का घाटा था। आज हमारी सारी कंपनियां, चारों कंपनियां, और वो जो है प्रॉफिट में आ गई है। और सौभाग्य से, हर्ष से मैं आंसर देना चाहता हूं, इस बात का डिक्लेयर करना चाहता हूं कि पहली बार हमारी कंपनियां, 2 कंपनियां हरियाणा की A+ कैटेगरी में आ गई है अभी 3 दिन पहले। क्यों? आज 14 कंपनियां देश में देते नहीं तो A+ में आएंगे। आपने वहां के बिजली दे दी दिल्ली में अपने हिस्से की। दिल्ली दे दी मतलब? हाँ, दिल्ली किसने दे दी? जर प्लांट की। देखिए, जो जिसकी बिजली है उसको मिल रही है। हमारे को मिल सकता था, और जो हमारा एग्रीमेंट था जिस रेट पे, वो रेट बढ़ा दिया। ये सारी बातें है। जिस रेट पर वो बिजली मिल रही थी, हमको मंजूर नहीं थी। और मैं इसका भी किस्सा बताता हूं, बैठिए, किस्सा बताता हूं पूरा। हमेशा ये बात कहते रहे कि हरियाणा ने, मैं तो बहुत छोटा बना के लाया था विषय, मैं छोटा विषय बना के लाया था बीच में। अगर ये आपने 1 यूनिट बढ़ाई है। मैं वही उसका जवाब दे रहा हूं। यमुनानगर का प्लान कब से मंजूर हुआ है? उसका जवाब 9 साल हो गए आपको, अब आप कह रहे हो हुड्डा साहब, उसका जवाब दे रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। इतने सारे प्लांट इन लोगों ने लगाए, मुझे मालूम नहीं कि इन प्लांट लगाने में इंटरेस्ट क्या था, किसका था, क्यों था, लेकिन प्लांट लगाना ये बहादुरी समझ बैठे। और उस बहादुरी के कारण से हमारे पावर प्लांट, जितने थर्मल पावर प्लांट है, उनका बिजली का रेट 5-5.5 रुपया उसकी कॉस्ट आती रही हमको।
5 साढ़े 5 रुपए। आज हमने इसलिए नहीं लगाया कि हमको जो बिजली 2.5 रुपए 3 रुपए मिलती है, एक कमोडिटी है, एक कमर्शियल कमोडिटी हमने सारे 10 साल में बाहर से खूब खरीदी है। 4000 मेगावाट से 4000 मेगावाट में हमारे पानीपत के थर्मल प्लांट बंद हुए, हमारा भले वो मेगावाट कम हो गया, हमने बाहर से बिजली खरीदी और खरीदने के बाद 10 साल तक बिजली में जितनी रिक्वायरमेंट है पूरी की है। आज भी सरप्लस बिजली स्टेट है हरियाणा। हमने थर्मल नहीं लगाया फिर भी सरप्लस है, आज भी सरप्लस है। तो फिर आज क्या बात? आज मैं बता रहा हूं क्योंकि हमने थर्मल ना लगा करके हमने बिजली सस्ती खरीदी है। हमने बिजली के टैरिफ में 1 पैसा 9.5 साल नहीं बढ़ाया। हरियाणा का इतिहास उठा के देख लो, 1966 से लेकर के कभी भी 10 साल में कोई ऐसा पीरियड गया हो जिसके अंदर टैरिफ ना बढ़ा हो। ये पहला 9.5 साल का टाइम पीरियड है जिसमें टैरिफ का 1 पैसा नहीं बढ़ाया, 1 पैसा नहीं बढ़ाया। और जब 2014 में छोड़ के गए थे उस समय 125 गांव थे जहां 24 घंटे बिजली मिलती थी। बहुत दावे सबने किए और वो 125 भी चौधरी बंसलाल जी की सरकार में उन्होंने कोशिश करके बहुत कोशिश की, 125-150 गांव लेके आए थे। आज 6300-6400 गांव में 5900 गांव, 5898 गांव आज 24 घंटे बिजली लेते हैं और कहीं कोई कमी नहीं है। 24 घंटे। क्या करो, इन सब गांवों की लिस्ट ले लो और आप और हम चलते हैं, सारे गांव में पूछते हैं कितने गांव में मिल रही है। हम आप मेरे साथ चलो, उन लोगों में से नहीं है, गांव में जाऊंगा। हम उन लोगों में से नहीं है उनसठ कि गांव प्लांट में की जाऊंगा। योजना बनाई जाए और प्लांट लगाने के नाम पर जो कुछ करना है वो करते चले जाए, हम उन लोगों में से नहीं है। हाँ, आज 24 घंटे क्या 15 घंटे बिजली भी आती नहीं है। अब बहुत बार कहा जाता है, कहते हैं आज मुझे बता दो, सब लोग आज बता मुझे दिया। गांव के नाम हमारे बताओ, मैं आपको बताऊंगा। एनटीपीसी झाड़ली है, सीएमपी लाइन लॉस है ना जी, आज तक बिजली वहां पर आते नहीं। 80% लाइन लॉस है। आप और गूगल पे देख रहे हैं, हमारी दोनों ठीक कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री जी, हमारी चारों कंपनी हाथ से नहीं आप हम बार बार कह चुके हैं, टाइम शेड्यूल ये बात खुलासा करना चाहता हूं। हमारे एरिया में नहीं आती, भेदभाव होता सुनिए, है पूरी आपके तरह नहीं से। आती, क्यों नहीं आती मैं बता रहा हूं। आज भी 600 गांव ऐसे हरियाणा में जिन्होंने बिजली के बिल नहीं शुरू किए हैं अभी भी। और 600 गांव का जो एरिया है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें वो जिला भी है जिस जिले में मेरा जन्म हुआ है। वो जिला है रोहतक जिला, झज्जर जिला, जिसकी बात कर रहे हैं। चाहे उसमें हमारी विधायक महोदय, मेरे अपने क्षेत्र के विधायक महोदय, चाहे हमारी झज्जर की विधायक महोदय, ये क्षेत्र में इस बात का मैं ब्लेम नहीं लगाना चाहता, लेकिन वहां के लोगों का मानस ऐसा बना दिया कि बिजली का बिल दोगे तो फिर तुम्हारी स्वाभिमान खत्म हो जाएगा, तुम्हारी मूछें नीची हो जाएंगी। अरे बिजली का बिल विरोध है। मेरा प्रश्न लगा था कि हमारे जो एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट झाड़ली लगा, उसके 10 किलोमीटर की परिधि में 24 घंटे की बिजली का प्रश्न मेरा लगा था। जवाब में आ गया कि ये लोग डिफॉल्टर्स हैं कि बिल नहीं भरते, जबकि ये गलत है। तो गलत जवाब दिया गया। ऐसा वो डिफॉल्टर्स नहीं है, उन्होंने मीटर भी बाहर लगवा दिए। आपने मेरा गांव मेरा जगमग योजना जो शुरू करवाई, मीटर मैं पावर डिपार्टमेंट को कहता हूं 10 किलोमीटर के अंदर के सारे गांव, एक एक गांव का एक एक व्यक्ति का हिसाब आपको दे देंगे हम कि इसमें इतने परिवार हैं, इतने कनेक्शन हमारे यहाँ पर झज्जर में 24 घंटे बिजली, कितना 24 घंटे बिजली किसी भी गांव में नहीं आती। मैं कहता हूं आप गांव के नाम दो। पहले तो मैं इस थर्मल प्लांट के 10 किलोमीटर के अंदर के गांव, इसका डाटा मैं दूंगा। इसके अलावा बाकी गांव आप जो बताएंगे जहां 24 घंटे नहीं है, उसका एक एक परिवार का डाटा मैं दूंगा। आप मुझे गांव का नाम दे दीजिए, इतना आप करिए। गांव का नाम आपको देना पड़ेगा। मैं तो उसका तो मैं दे ही रहा हूं ना। उसकी घोषणा हुई थी। क्या मेरा गांव जगमग योजना के किसी तहत प्रकार की घोषणा नहीं है। नहीं, कि उस समय अब ये कोई घोषणा नहीं है कि हम किसी गांव को बिना पैसे के बिजली का नहीं, बिना पैसे तो कोई बात ही नहीं है। तो फिर बिल्कुल नहीं, आप फिर जांच करवा ले। हमारे क्षेत्र में 24 घंटे क्या 15 घंटे भी बिजली नहीं आती है। बिजली नहीं आती करा के आपको दूंगा। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। पावर, अरे हाँ, लाइट गई। और अब तो अध्यक्ष महोदय अब तो ऐसे ऐसे गांव भी हैं जहां स्वयं मांग करते हैं, रुकिए, जहां स्वयं मांग करते हैं कि 24 घंटे नहीं, हमारी 20 कर दो, 18 कर दो। ऐसे गांव भी हैं, लेकिन हम तो उनका कम करते हैं जिनके जो डिफॉल्ट है, और वो 10 किलोमीटर का अंदर का पावर डिपार्टमेंट से ये लेकर के और हमारे अधिकारी जो है आपको रिपोर्ट देंगे।
₹3 से ज़्यादा महंगी बिजली नहीं खरीदी, अच्छी बात है, पावर सस्ती आनी चाहिए। कंपनियां A+ हो गई, फ्लोर ऑफ द हाउस का है। अगर जो पिछले 9 साल में मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए साहब, मेरी बात पूरी होने दीजिए। गलत बात कर रहे हो ना, सुन लो पहले। जो आपने कहा फ्लोर ऑफ द हाउस का है, वही कर लो। अगर 5.5-6 रुपए रिपोर्ट पड़ती है, हमें उसको सस्ती मिलती है, 2.5 भी खरीदी, 3 भी खरीदी, 3.5 भी, 3.40 भी। विषय तो यह है कि हमने उससे सस्ती खरीदी है। और कोई हर कॉन्ट्रैक्ट का एक रेट नहीं होता, 2.5 भी है, 3 भी है, 3.40 भी, 3.70 भी। उठा साहब बैठे हैं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक अपना एक MOU होता है, एक उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन वो जो हमारी अपनी कॉस्ट है, थर्मल की कॉस्ट है, उससे कहीं सस्ती हमको बाहर से आज मिलती है। नहीं, 16 रुपया सुनिए, अब 16 रुपये सुनिए। ऐसा होता है कि जो थर्मल और ये जो हमारी थर्मल नहीं, हाइड्रो और सोलर, ये रियल टाइम रेट ये सारे देश में चलता है। और उसके अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है, वो फ्लक्चुएशन कुछ पीक आवर्स होते हैं, पीक मंथ होते हैं। पीक मंथ में जहाँ ज्यादा जरूरत होती है, सारे देश को जरूरत होती है, वहां ये महंगी हो जाती है एज पर द डिमांड। और वहां पहले 16 रुपए भी कुछ महीने गई है, और वो कभी 15 दिन के लिए गई, 10 दिन के लिए गई। लेकिन बाकी साल भर अगर उसको हम 3 रुपए 2.5 रुपए खरीदेंगे, तो 16 रुपए कोई सारा साल नहीं खरीदते हैं। आवश्यकता पड़ने पर बिजली देनी है तो हो सकता है उस समय हमको किसी भाव लेनी पड़े। और उसके बाद भी CRC ने एक नियम बना दिया कि अब कुछ भी स्केर्सिटी हो, कितनी भी, कोई भी कंपनी 12 रुपए से ज्यादा रेट नहीं लेगी। आज भी मैक्सिमम कैप 12 रुपए का है। हाँ, 12 रुपए में भी मारामारी मचती है, किसको मिल जाए किसको ना मिले। और उसके कारण से मैं अगली बात भी बता देता हूं। अब उसके कारण से केंद्र सरकार ने एक नोटिफाई किया, नोटिस दिया है कि बिजली का प्रबंध एकदम थर्मल को ना छोड़े, क्योंकि सोलर और हाइड्रो इसकी एक लिमिटेशन है, आवश्यकता बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं जहां आपके थर्मल अब कम हो रहे हैं, आउटडेटेड प्लांट हो गए हैं, उनको थोड़ा बढ़ाना शुरू करिए। और उसके फलस्वरूप अब हमने 800 मेगावाट यमुनानगर में उसका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास होकर के चालू हो जाएगा। इसी प्रकार एक उड़ीसा में कंपनी, उसका हमने 800 मेगावाट का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। 1600 मेगावाट अभी इस 15 दिन में ही हमने प्रबंध किया है। तो इसलिए हम सब चीजों में ओपन है, लेकिन स्टेट का इंटरेस्ट, दिस द अटमोस्ट आई मीन इंटरेस्ट फॉर अस। मैं और एक दो बातें करके, आप घड़ी को देख रहे हैं, घड़ी बंद हो गई, अभी घड़ी बंद हो गई, अभी हैं 2-3 मिनट और जी। चलिए, मैं तो वो जो बातें जो काद्यान साहब ने बड़ी गंभीर बातें लगाई थी, मैं उसको छोड़ करके एक ही बात कहता हूं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रिकॉर्ड पर तब लानी चाहिए जब उसके अंदर कोई तथ्य हो। इन्होंने कहा कि एक CD और एक उसका वो जो चैट, उस CD और चैट की बात। पहली बात तो कि पिछली बार हुड्डा साहब ने एक कागज निकाला था अपनी जेब से, हमने कहा ये आप ऑफ पटल पर रख दीजिए। इन्होंने पटल पर नहीं रखा। मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहा था क्योंकि सम्मानित सदस्य हैं, वरना तो ये तथ्य जो बोलते हैं वो तथ्य देने हो, मतलब मांगे जाए तो देने चाहिए। आज मैं कादन साहब को कहता हूं कि ऐसी कोई CD की बात फिर आरोप भी नहीं लगा सकते। और अगर तथ्यहीन आरोप लगाए जाएंगे, आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, यदि तथ्यहीन आरोप सदन के पटल पर लगाए जाएंगे और उसका प्रमाण नहीं दिया जाएगा, आप भी जानते हैं अगर तथ्यहीन आरोप है, हमें तथ्य नहीं है, तो अगर तथ्य नहीं है वैसे आरोप लगाया वो सदन की अवमानना है। बिकम प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द मेंबर। नहीं, अगर तथ्य के आधार पर आरोप नहीं है तो अवमानना है सदन की। और आज मैं मूव करता हूं। मैंने कहा भाई ये है चैट की असलियत बता दें, ये गलत है। नहीं, ये बता नहीं, दें क्यों गलत कहेंगे? है। आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप गलत सदन के क्यों टेबल कहेंगे? पर रख ही नहीं रहे। रखिए तो फिर उसका मैं जवाब क्यों दिया रखूं? जाएगा। क्यों रखूं मैं? अध्यक्ष आप महोदय, अगर बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, क्यों रखूं? अध्यक्ष मैंने एक महोदय, तथ्य रखा। मैं अभी ये बता दें गलत है सही है। मैं अभी एक मोशन मूव करना चाहता हूं। या तो कल तक आदरणीय कादन जी अपनी कही बात के हिसाब से CD और चैट उसकी हमको कॉपी उपलब्ध कराएं, और कल तक नहीं कराएं तो मैं मूव करता हूं कि कादयान साहब के अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लाया जाए। ऐसा स्पीकर साहब, मैंने ये कहा था कि जहां 3 करोड़ रुपए मिले थे उसको भी इनकार कर दो, 3 करोड़ रुपए नहीं मिले थे। 3 करोड़ रुपए जिस बिजली सेक्टर के पास मिले थे उसमें एक CD थी, वो इन्होंने माना कि CD थी। ये उन्होंने माना कि अगर कोई मैं
गीता पर हाथ धर के इसी अपने संविधान की शपथ को भूलकर गीता की प्रोटेक्शन इन्होंने ली थी अपने राजनीतिक धर्म निभाने के लिए। गीता की यानी अपनी संविधान की सपोर्ट जो सदन का समय नहीं, मेरी बात सुनो। एक मिनट, इन्होंने सदन का बात समय कही है, 15 मिनट के लिए बात और बढ़ाया कही है। जाता है। हाँ, बात टाइम बात तो पूरी बोलने करता का हूँ। और रिकॉर्ड नहीं, नहीं, बात पूरी करता हूँ। सदन का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। कादयान साहब मैं बात पूरी करता हूं। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने ये कहा था कि मैं तुरंत एक्शन लूंगा कि कोई भी इस प्रकार का जब सत्य पाया जाएगा मैं एक्शन लूंगा। ये मैंने गीता की कसम खाई थी। सुनो, अरे सुन तो लो, अरे सुन लो ना। अरे सीडी का विषय नहीं है, सीडी का विषय मेरे पास कोई सीडी नहीं है, मेरे पास कोई सीडी नहीं है। आप सुनिए, अरे मैं बता रहा ना, आपने सीडी देनी है और अप्रेल मशीन के खिलाफ लाना है तो आप दे दो ना सीडी जो है को दे दो। और पिछले सदन में बात कही थी, जहां तक है तो दे दो। मैंने पिछले सदन में ये बात कही थी कि 3 करोड़ के साथ एक सीडी मिली है। नहीं, कोई और सीडी वो नहीं है। आप इनके लोगों पास ने कही है। थी। आपको अगर जानकारी है या तो उसका कोई तथ्य हो कि सीडी मिली है, आपके पास कोई जानकारी है नहीं, क्या? उस सीडी में 2 अफसरों की चैट है, उसमें किसके नंबर घटाने हैं, किसके नंबर बढ़ाने हैं, ये खर्ची पर्ची का आप खर्ची पर्ची पर इतनी बड़ी ऐड देते हैं। और ये विषय आपने कहा था कि मेरे पास ये कॉपी है। सीडी या तो टेबल करिए। हाँ, तो इन मानना था ना सीडी है। नहीं माना, मैं तो इन्होंने मानना 3 करोड़ रुपए का है। अरे नहीं, सुनो, देखिए 3 करोड़ रुपए है। मैं कह रहा हूं कि जहां 3 करोड़ रुपए हैं वहीं पे सीडी रखी। कादयान साहब, पता कादयान साहब मेरी बात सुनिए। कादयान साहब, जब मैं ये कह रहा हूं कि जो अधिकारी जिसकी आप बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत अनिल नागर एचसीएस अधिकारी को, जिस अधिकारी के ये साहब पैसे पकड़े गए थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जो पैसे मिले होंगे वो भी कस्टडी में जहां रखे होंगे। लेकिन नहीं, सीडी की बात नहीं, उन्हीं के पास कोई सीडी नहीं है। सीडी की बात, अरे मैं कह रहा हूं ना, उन्होंने जो मुझे बताया आप कोई उन्होंने 1 करोड़ रुपया मिला जो बताने वाले इन्वेस्टिगेशन अफसर थोड़े थे, 311 या आप में कोई उनकी जो 311 के बर्खास्त लेटर में ये लिखा है। नहीं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं। मैं ये काम जिसका था, जिसने 3 करोड़ रुपए हैं, उसी अटैची में एक सीडी मैं कह रहा हूं, मैं तो उनकी रिपोर्ट पर कह रहा हूं, उसी मैं अटैची उनकी में रिपोर्ट पर कह रहा हूं। ऐसा है कादयान साहब, सिर्फ आपके कहने से सीडी नहीं बन जाएगी। सिर्फ आपके कहने से सीडी नहीं बन जाएगी। सीडी या तो दिखाइए, बताइए कहाँ है, या तो आप उसके कोई तथ्य दीजिए। सीडी जहाँ 3 करोड़ है, मैं आपको कहता हूँ जहाँ 3 करोड़ रुपए रखे हैं वहाँ कहाँ है सीडी? अगर सीडी आपके पास है तो टेबल करिए हाउस के अंदर। स्पीकर साहब, ऐसे अनर्गल आरोप, तथ्यहीन आरोप लगाएंगे तो आएगा उसके। नहीं, उस टाइम इन्होंने गीता पे हाथ रख के क्यों कहा था यार? मैं कह रहा हूं ना, जब अगर ये सीडी की बात आई ही नहीं थी तो गीता पे क्या हाथ रखा था? इसीलिए कह रहा हूं, गीता पे हाथ रख के कहा था कि जो भ्रष्ट आदमी मिलेगा उसको मैं नहीं बख्शूंगा। तो वो हटा कर दिया उसको, बर्खास्त हटा कर दिया उसको। नहीं, बर्खास्त कर दिया उसको, कहाँ बख्शा है? ना हाँ, और आगे बख्शा फिर पूछो कहाँ बख्शा है? आगे फिर 3 करोड़ का है, 3 करोड़ का बक्सा का है। अरे वो तो जिसके पास 3 जिसने करोड़ छापा लगा उसके पास है। 7 सीडी रखी है। अरे एक नहीं 2 सीडी। अब ऐसा है अध्यक्ष महोदय, एक नहीं 2, आप पिछला एक नहीं 2 सीडी रखी है। आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, मेरा आप माननीय सदस्य से निवेदन है कि बिना तथ्य के बात इस सदन में ना करें जो आप प्रूव नहीं कर सकते या जो आपके पास है नहीं। आप कह रहे हैं कि 2 सीडी है, वो सीडी कहाँ है? या तो उसका सोर्स बताओ, या उसका स्थान बताओ, या जिस व्यक्ति के पास है उसका वो बताओ, कुछ तो बताओ ना। सिर्फ ये कह देने से कि सीडी है, सीडी है। मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, इसको मेरी सुन तो लो जी। रिकॉर्ड करो उसको, क्या करें? मैं जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि पिछले सदन में भी ये बात आई थी कि एक सीडी मिली थी वहां, और उस सीडी में एक चैट है, उसमें किसके नंबर बढ़ाए, रिकॉर्ड मंगवा लो आप। उसमें मैंने ये कहा था, उसमें ये सीडी में ये चैट है कि किसने के नंबर बढ़ाने हैं, किसको घटाने हैं, कौन सेलेक्ट करना है, कौन नहीं करना है। तो इन्होंने गीता पर हाथ रख के उसको मान लिया इन बात में कि इस तरह की उन्होंने मान लिया, के गीता पर हाथ रख के कहा था अगर कोई भ्रष्टाचारी मिला तो मैं उसको नहीं बख्शूंगा। आप सीडी दे दीजिए भ्रष्टाचारी। अध्यक्ष महोदय, आप रिकॉर्ड निकाल लो, आप पिछला रिकॉर्ड निकालिए। आप विधानसभा से आप रिजाइन करता हूं। अरे विधानसभा आप
मेरे कादियान साहब को एक बार रोको, देखिए कादियान साहब को रोको एक बार। कादियान साहब, ऐसे नहीं होता कि आप कोई भी खड़ा होकर आरोप लगा दें और आपके पास तथ्य ना हो। अगर आपके पास तथ्य है तो सदन के अंदर रखिए, वरना ऐसे ऐसे आरोप, ये सदन की मानहानि है, ये सदन की मानहानि नहीं है, कोई मानहानि नहीं है, ये ठग ठग डॉक्यूमेंट है तो रखे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, तो रखे फिर। मैं कह रहा हूँ। हाँ जी, मैं अगली बात कह रहा हूं, आज का विषय नहीं, आज का विषय नहीं, उस दिन का रिकॉर्ड तो हमारे पास उपलब्ध है। काद्यान जी, काद्यान जी, काद्यान जी, हमारे पास रिकॉर्ड पूरा मालूम है। उस रिकॉर्ड के आधार पर आप निकाल लीजिए। हुड्डा साहब देखिए, उसके आधार पर निकाल लीजिए। सदन की कुछ गरिमा होती है, सदन की मर्यादा होती है, लेकिन अगर सदन की गरिमा के साथ, अगर सदन की गरिमा के साथ इस प्रकार से झूठ बोल करके सदन को आप गुमराह नहीं कर सकते, आप झूठा नहीं कह सकते। आप फिर रखिए, मैं तो कह रहा हूँ तथ्य लाइए। एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, आपकी बात आपको मैं वो करता हूँ। ये कोई वो खड़ा कहता जी खर्ची पर्ची, एक पर्ची दिखाओ, एक खर्ची दिखाओ, मेरे को फांसी चढ़ाओ, बोला इनसे क्यों नहीं जवाब मांगते आप? नहीं, देखिए, इनसे सबूत क्यों नहीं मांगते आप? हमारे सबूत मांग रहे, इनसे सबूत क्यों नहीं मांगते? इनसे सबूत मांगो, सबूत मांगो इनसे। अब इतनी देर से कह रहे एक पर्ची बैठ जा, तू वाइस ट्रेंडिंग, ये बताओ कौन सी पर्ची पकड़ी, कौन सी खर्ची पकड़ी? पकड़ा? कमाल कर दिया आपने, कमाल कर दिया। नहीं, अध्यक्ष जी, सदन में मैं अध्यक्ष जी, प्रूफ देता हूं, मैं इसका प्रूफ देता हूं, मैं डॉक्टर इसका प्रूफ देता हूं, मैं इसका प्रमाण देता हूं, मैं इसका प्रमाण देता हूं। एक मिनट, मैं प्रमाण देता हूं। हम ऐसा करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने जितनी भर्तियां उस समय की रद्द की हैं या हमारे समय की रद्द की हैं, वो सारे डिसीजन पढ़ लें। उस डिसीजन में से ये प्रमाण मिल जाए क्या भर्तियां किस प्रकार से की गई और जो रद्द करने के कारण बता दिए जाए, तो हुड्डा साहब मान लें। वो उसी में से कर्जी पर्ची है, हाईकोर्ट में दिखाओ, उसी में से कर्जी पर्ची है, हाई कोर्ट में दिखाओ, आपकी भी उसी में से कर्जी पर्ची है। क्या अगर रद्द करने के कारण कह रहे हैं? आपकी कितनी तो कैंसिल बंगले हुई की है? हुई है तो वो कर्जी पर्ची के कारण से हुई है। आपकी कितनी कैंसिल हुई है? नहीं, मेरा सिर्फ ये मैं कोर्ट का निर्णय की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि भाई आप सबूत दो, ये कहते हैं इनसे भी सबूत मांग लो, मेरे को एतराज नहीं। सवाल हाई कोर्ट का छोड़ो, हाउस उसमें सदन। अब अगली बात यह है कि पिछली बार उस चैट की बात, इनसे भी मांग लो। नहीं, देखो अभी तक हुड्डा साहब चुप थे, इनसे भी मांग लो। अभी तक हुड्डा साहब चुप थे। अब मैं अगली बात कर रहा हूं, आप रिकॉर्ड के देख लिए। अरे सुनो भाई, रिकॉर्ड की बात है कि पिछली बार हुड्डा साहब ने कहा था जेब से कागज निकाल के मेरे पास चैट है, और मैंने ये कहा था कि इसके सदन पर के पटल पर रखो। मैं क्यों रखूं, आप निकलवा लो। मैंने कहा कोई नंबर बता दो, मैं क्यों निकलूं, आपका होगा। कह रहा हूं ना, ये उस दिन भी यही कहा था, आज भी कह रहा हूं भाई, जब मैंने एक बात रखी आप निकलवा के कह दो भाई गलत है, सही नहीं, है। क्यों कहेंगे? आरोप लगाना आप मैं- बाहर लगाओ, सभा में लगाओ, जितने मर्जी आरोप लगाओ, आप जो कहना जो कहो, लेकिन इस सदन के पटल सदन पर में जो ही- कही बात सदन है में- वो मैं- सत्यता के आधार पर मैं- नहीं कहनी पड़ेगी। अध्यक्ष संविधान जी, के ऊपर अध्यक्ष हमने जी, हाथ रख के मेरा- शपथ ली मेरा हुई है, जो experience कहेंगे है। सत्य कहेंगे, मैंने कहा सत्य है, के सिवा कुछ और नहीं मैं कहेंगे। कह रहा हूं भाई, ये आप देखिए, गवर्नमेंट का काम है, इनकी जिम्मेवारी है। और यहाँ अगर ये सत्य कहते के सिवा गलत है। कहेंगे तो आगे देखिए, गलत है। सदन को ये बोलते सदन को मिसलीड करना, मिसलीड क्या सदन किया? की अवमानना मिसलीड क्या है, किया? मेरा ये मानना है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मिसलीड क्या किया? मैंने कहा भाई, ये आप मेरे- वो कह रहे हैं कि- मैंने कहा मेरे पास एक चैट आई है, ये ठीक है या गलत है, मैं आपको पढ़ के सुना दिया, तो ये बता दे गलत है, खत्म कहानी, या कहते सही है। मैंने चैट पढ़ के सुनाई थी, सब नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, प्रोसीडिंग निकालो, आप प्रोसीडिंग निकालो। नहीं, अध्यक्ष जी ये बात नहीं, आप प्रोसीडिंग निकालो। मैंने कहा ये चैट है, वो चैट पढ़ के सुनाई थी मैंने, नंबर बताए थे और क्या कहा ये बताया था। अब ये नंबर था नंबर, आप प्रोसीडिंग निकालो। नहीं, अगर आप वो पिछली प्रोसीडिंग निकाल करके देख लेते हैं, अगर कोई नंबर आपने बताया तो निश्चित तौर पर सरकार से कहूंगा कि उसकी जांच करा लें उस नंबर से, जो नंबर है। गुस्से में मत आइए, गुस्से मत। एक इसमें स्पीकर साहब, जैसे मैंने ये पिछली बार कही थी वो बताई मैंने, बात को रिकॉर्ड निकलवा ली। अब जो मैंने कही थी कि जब चावल रांधने रखते हैं तो उसमें सैंपल लिया जाता है जी कि ये पक गए या नहीं पके। मैंने जो खर्ची पर्ची की इनकी कढ़ाई थी उसमें चावल लिए, चावल में विनय कुमार नाम का आदमी निकला। विनय कुमार 1915 बैच का रेलवे का आदमी। 1915 नहीं, 2015 का होगा। 2015 2015 का
मतलब बैच नहीं, का। बट विनय 2015 कुमार के बाद के तो बैच उन्होंने का उन्होंने सुनो आप, क्लैरिफिकेशन दे दी कि उन्होंने हाँ सुनो रखा आप, है। कोई इंटरव्यू नहीं, नहीं। कोई एडवर्टीजमेंट वो नहीं। तो उन्होंने कहा कि कोई बिना- जैसे कहा कि इंटरव्यू लिए गए, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई सिलेक्शन नहीं। वो जो है ना वहाँ डेपुटेशन 2 जगह बिठा दिया गया। 2 जगह क्यों बिठा दिया गया? वो इनकी क्लोज बात में खर्ची और पर्ची का इनका पर्पज सर्व करेगा, इसलिए उसको बिठा दिया। ये मैं खुलेआम से यहाँ दाद करता हूँ। चलिए अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हाँ ले आना, ले आना। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, हर बात में नुक्स नहीं बताया करते, बूंद को समंदर नहीं जताया करते। उड़ना कब आता है पतंग उड़ाने वालों को, शेर को खरगोश आंख नहीं दिखाया करते। वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं। 2 ही तराने हैं, एक आपको याद नहीं, एक हमें याद नहीं। क्या बात है। मैं तो अब कुल मिला के विषय मेरे पास बहुत है, लेकिन आपको 4 बार समय बढ़ाना पड़ा है। उसके अंदर में कुछ विषय तो इतना ही है कि हमारे साथी मित्रों ने कुछ विषय उठाए, उसमें जवाब तो जितने इस समय के आवश्यक थे वो मैंने दिए हैं। सामान्य बातें, जो जरूरतें, जो नीड्स, जो डिमांड्स रखी गई हैं, उसको पूरा करने का काम लगातार सरकार करती है, आगे भी करेगी। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो सरकार की नीतियां, सरकार की पॉलिसीज रखी है सदन के सामने, सारे प्रदेश को यहाँ सदन के माध्यम से बताया गया है। मैं उनके वक्तव्य का, उनके भाषण का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और सदन से अपेक्षा करता हूँ कि सर्वसम्मति से उसको पारित करें। शेर सुनाया, मेरा भी सुन लो एक। मेरा भी सुन लो एक। मेरी खामोशी की जरा लिहाज रखो, और जो आपका जो है लफ्ज बर्दाश्त नहीं होंगे, समझे? आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। बूंदे बैठे हो, कबूतर कर लेता है ना, बिल्ली छोड़ती नहीं है। प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय को एक हो गया, अभी भी बात कह रहे हैं। राम कुमार जी हो गया। 1 सेकंड की बात है, लंबी चौड़ी बात करो नहीं। करो जी। देखिए, ये सेशन जो आपने बुलाया है, ये इस सेशन का बुलाने का कोई लाभ नहीं है। जब तक आप कोई बात नहीं कह सकते जिससे सरकार को भी लाभ हो और अपोजिशन को भी पता चले, ऐसा सेशन बुलाओ। ये बिल्कुल मैं ऐसा शब्द इस्तेमाल करूंगा, बर्दाश्त नहीं होगा। ये सेशन कुछ भी सेशन नहीं है। ठीक है, चलिए आप आपका बोलने का समय पूरा दो ताकि सरकार को भी लाभ हो। चलिए, मैं इनको एक ठीक। चीज बताऊं और इनकी आंख भी खोलूं कि आप यहाँ गलत हो। ये आप देखिए, ऐसा हर आदमी राम कुमार की- जी, एक सेकंड जी, एक हर बार आदमी- सुनिए, एक सेकंड, एक बार एक सुनिए। सेकंड, just देखिए, one second। ये आप सदन का मैं अपमान एक कर रहे हैं। सेकंड की बात ये कह रहा हूं, सदन सदन का की अपमान कोई कर बात रहे हैं आप। नहीं है। मैं सदन एक का, सेकंड की मैं बात जो कह कह रहा मेरा हूँ, बात ये सुनो। मेरी बात सुनिए आप। मैं- आप सदन का अपमान कर रहे हैं। हाँ जी, आप सदन का अपमान कर रहे नहीं हैं। कर रहा, बिल्कुल आप अपमान जो की इस इज्जत सदन कर के रहा बारे हूं मैं। में, इस सदन के अपमान- अंदर जो इस कार्यवाही सदन चल रही है, को उसको मैं ही आप सम्मानजनक कल तरीके से देखना चाहता हूँ। नहीं, अब आप अगर देखिए, आपको टाइम मिल जाए तो वो सदन अच्छा, अगर आपको टाइम नियमानुसार मिले तो वो सदन का गंदा। सरकार को लाभ होगा। नहीं, आप सिर्फ आपके बोलने से सदन नहीं चलता। अगर किसी मलेरिया के बीमार को आपको बोलने का समय पूरा दिया गया है। किसी गोली से नहीं बचेगा वो। मेरा कहना अध्यक्ष महोदय ये है। ठीक है, बैठ। ठीक, आपको समय दिया गया, पूरा समय दिया गया, नियम के अनुसार दिया गया। ठीक, ये मजा लेने के लिए थोड़ी है सदन। यहां तो प्रश्न है कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए कि सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधानसभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 20 फरवरी 2024 को 11 बजे प्रातः
सदन में देने की कृपा की है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। सदन का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करेंगे।